श्री माँ सरस्वती देवीये नमः। नमस्कार दोस्तों, सरसा पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। और हम हिंदी साहित्य का इतिहास ये एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लासों में नाथ साहित्य तक पढ़ा है। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैन मतावलंबी कवि। ये जो एनसीईआरटी है वो आपके एक बेस है जो आपको साहित्य को बेस को तैयार करती है। यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं और कथन कारण के जो प्रश्न हैं वो यहीं से बनते हैं। तो जैन मतावलंबी कवि, जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया है। इतना आप ध्यान रखें कि जैन मत के प्रभाव में हम समय खराब नहीं करेंगे, सीधे सीधे आपको फैक्ट बताते जाएंगे, उनको समझाते जाएंगे। जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य जो है वो गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया है। आपको पता होगा कि जब हम चित्रकला की बात करते हैं, ठीक है, तो चित्रकला भी शैली जो है वो यहाँ गुजरात से ही हमारे राजस्थान में आई है। वैसे ही जैन मत का प्रभाव भी है वो गुजरात से राजस्थान और दक्षिण में ही रचा गया है। इस साहित्य का महत्व इस बात में है कि ये प्राय प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। ये कथन कारण बन गया जी। साहित्य का महत्व किस बात में है कि यह प्राय प्रामाणिक रूप में मिलता है। और जैन मतावलंबी की रचनाएं दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली क्या है, जिसमें नाथ सिद्धों की तरह अंतर साधनात्मक उपदेश होते हैं। किसकी तरह? नाथ सिद्धों की तरह अंतर साधनात्मक। अंतर साधना के बारे में मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया है। और नीति सदाचार पर बल है और कर्मकांड का खंडन है। नीति सदाचार पर सर्वाधिक किसी ने बल दिया तो वो जैन साहित्य ने ही दिया है, ये आप ध्यान रखें। ये मुक्तक है, प्राय दोहों में रचित है। अब ये एक बहुत अच्छा कथन कारण का और फैक्ट का सवाल बन जाता है, जिसमें आपको ये चारों ही लाइनें अलग अलग ऑप्शन में दे दी, भाई इसमें से ए बी सी कौन सा सही है नहीं है वो बता दे। वो इसके अंदर प्रश्न बनाया जा सकता है और कई बार बन चुके हैं प्रश्न। तो जिसमें नाथ सिद्धों की तरह अंतर साधनात्मक उपदेश है, नीति सदाचार पर बल है, कर्मकांड का खंडन है, ये मुक्तक में रचा हुआ है। दूसरा प्रश्न यहाँ से बन रहा है, ये मुक्तक में रचा हुआ है और प्राय दोहों में रचित है, जिसमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा और लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा और लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया। इसको अच्छे से समझना, थोड़ा सा जाना कभी जैन मत की तरफ या जैन मंदिरों की तरफ आप पाएंगे। उसमें भी अयोध्या में राजा राम हुए हैं, उसके अंदर कथाओं में भी अयोध्या के राजा राम हुए और उसमें बताया गया है कि रावण को जो है वो राजा राम ने नहीं मारा। किसने मारा? लक्ष्मण जी ने मारा, ठीक है। और राम भी हुए हैं और राम के पहले भी कई जो भी देवी देवता हुए हैं, तो उनमें कुछ अलग बताया गया है। हालांकि वही है जो हम हिंदू धर्म में पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर हर व्यक्ति का रोल अलग है। तो इस प्रकार उन्होंने जो लोक में प्रचलित कथाएं हैं उनको आधार बनाया है और जैन मत का प्रचार किया है। इसमें इन्होंने जैसे हम उनका एक महामंत्र है, नमो अहिताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उजव्याणम, नमो लोय से सावणम, ऐसो पंच नमो कारो सो पापणासो मंगलाम से पड़म हो मंगलम। तो वैसे इन्होंने इसमें जो नमो अहिताणम आर्यंतों को सबसे ऊपर रखा है इसके अंदर उन्होंने। और साधना के द्वारा उन्होंने बताया, साधना, भक्ति और नीति सदाचार पर बल के द्वारा आप ईश्वर से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अतः इन्होंने जैन मत का प्रचार किया गया है। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य है, इतना आप ध्यान रखें। तो ये बहुत अच्छा फैक्ट वाले प्रश्न बनते हैं। इस काल में जो वैष्णव साहित्य लिखा गया है वह कम उपलब्ध है। और किस काल में, हम कौन सा काल पढ़ रहे हैं? आदिकाल पढ़ रहे हैं ना। तो आदिकाल में जो वैष्णव साहित्य लिखा गया है वो कम उपलब्ध है। लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियाँ मिलती है। एक प्रश्न ये तैयार हो गया, आदिकाल के अंदर वैष्णव साहित्य में कौन सी रचना आप बता सकते हो? यदि ये आपको इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाए तो लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित, वही सन 14वीं शताब्दी के मतलब 1300 के बाद में संकलित प्राकृत पैंगलम, लक्ष्मीधर प्राकृत पैंगलम में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियाँ मिलती है। इसी प्रकार हेमचंद्र 12वीं शती के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में हेमचंद्र जी भी आ गए। ये 12वीं शती, ये उनसे पहले आ गए, ठीक है। 12वीं शती के प्राकृत व्याकरण में, अब देखिए दोनों में प्राकृत आ रहा है तो आप इसको याद अच्छे से रख सकते हो, हेमचंद्र लक्ष्मीधर, ठीक है जी। तो हेमचंद्र 12वीं शताब्दी के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कृष्ण, राधा, दशमुख आदि की चर्चा आती है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है, क्या अनुमान, कि इस काल के साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में रचनाएं, तो परंतु वो उपलब्ध नहीं है। उसका कारण बता देता हूँ मैं आपको।
उसका कारण ये है कि उस समय जो ये आदिकाल रहा है ना, ये विभिन्न विवादों का काल रहा है। उसमें क्या हुआ था कि एक तरफ तो हिंदू धर्म का एकदम पतन सा हो रहा था, कर्मकांड बन रहे थे, ठीक है, ब्राह्मणवाद, ये वाद वो वाद। उसके अंदर जो सच्ची भक्ति और कुछ लिखने वाले थे ना, तो उनको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। अब जो भी इन्होंने लिखा है ना, तो वो धर्म से विमुख होके या धर्म से थोड़ा सा धर्म को बचाने के लिए कई गुफाओं में, कंदराओं में या जंगलों में जाके लिखी। आज ही हम देखते हैं कि जो ये वैष्णव भक्ति होती है, लगभग जैसे वृंदावन भी है, तो बहुत अंदर आप जाओगे तो पता चलेगा कुछ संत वगैरह बैठे हैं, कुछ नर्मदा किनारे बैठे हैं, कुछ वृंदावन जमुना किनारे बैठे हैं, और वो वहीं पर अपनी साधना वगैरह कर रहे हैं। तो वो नाम जप द्वारा या कुछ लिखने के द्वारा जो उन करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी के हाथ में पड़े। इसलिए वो प्रचुर मात्रा में रचनाएं तो उनकी हुई थी, परंतु वो उपलब्ध नहीं हो पाई। ठीक है जी, हमारा काम है कि आपको थोड़ा सा इसके फैक्ट के बारे में अगर बताया जाए तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रख पाओगे। तो हमने वैष्णव साहित्य के बारे में पढ़ा है, एक तो पढ़ा है हेमचंद्र द्वारा और एक पढ़ा है लक्ष्मीधर जी द्वारा। हेमचंद्र जी 12वीं शताब्दी प्राकृत व्याकरण, ठीक है जी, प्राकृत व्याकरण, ठीक है ना। 12वीं सदी में तो व्याकरण आई, व्याकरण के बाद में पेंगलम आई, ठीक है, 14वीं सदी में। इतना आप ध्यान रखना, 14वीं में पेंगलम। अब देखिए, आदिकाल का वीर गाथात्मक काव्य, ये हुई ना बात। अब आएगा पढ़ने में मजा, क्योंकि मैन तो हमने पढ़ा था जैसे प्रधान प्रवृत्ति, शुक्ल जी ने प्रधान प्रवृत्ति को आधार बना के उसका नामकरण किया, इसी आधार पर आदिकाल का नाम वीर गाथात्मक काल रखा गया। तो अब हम इसकी प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति पढ़ते हैं, और प्रवृत्ति पढ़ते पढ़ते हमें पता चलेगा कि भाई ये कौन सी रचनाएं हैं, क्या रचनाएं हैं, उसको कैसे याद रखना है, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, ठीक है जी, हमने पढ़ा है पहले भी। और इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान, प्रधान जो साहित्यिक प्रवृत्ति है कि सबसे ज़्यादा किस साहित्यिक प्रवृत्ति में लिखा गया युद्ध वगैरह का वर्णन, तो 12 ग्रंथों के आधार पर की है, जिसमें देश भाषा काव्य भी है, आया था। और जिसमें कौन से काव्य है आप बताइए, याद कीजिए इसको। 2 प्रकार की रचनाएं है ना, साहित्यिक देश भाषा। तो इस प्रकार है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। और इसके बाद ये 4 रचनाएं अलग हो जाएगी। इसके बाद खुमान रासो, बिशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जय चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेली और विद्यापति की पदावली। ठीक है जी, वापिस करते हैं इसको 5-6 बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्या है ये याद रहेगा। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लखरा, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बिशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। अब खुसरो की जो पहेलियाँ है और जो बिशलदेव रासो है, तो ये दोनों जो रचनाएं हैं, जैसे पहेलियाँ, तो पहेलियाँ रासो काव्य के अंदर नहीं आती, ठीक है। इन्होंने लिया तो है, परंतु इतना इसमें रासों का वर्णन नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये प्रश्न बन चुका है एक बार नेट के अंदर, इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे, इनको सबको अलग अलग करेंगे। तो इसमें से विद्यापति की रचनाएं जो हैं 14वीं और 15वीं शताब्दी, अर्थात कीर्ति लता और कीर्ति पताका, पदावली और नरपति नाल द्वारा रचित बिशलदेव रासो प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। तो प्रामाणिक रूप में कौन कौन सी उपलब्ध है? कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। नरपति नाल द्वारा रचित बिशलदेव रासो प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। बिशलदेव रासो का पाठ यद्यपि माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित प्रकाशित है। तो ध्यान रखना, माता प्रसाद गुप्त ने क्या संपादित प्रकाशित करवाया है? तो बिशलदेव रासो का पाठ, पर किंतु इनके रचना काल के विषय में बहुत मतभेद है। ठीक है जी, ये प्रश्न तैयार हो रहे हैं। तो विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी? कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। नरपति नाल द्वारा रचित बिशलदेव रासो भी प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। ये 4 चीज़ें तो हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं है, ये भी बात है। ठीक है जी। और बिशलदेव रासो का पाठ यद्यपि माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित प्रकाशित है, किंतु इनके रचना काल के विषय में बहुत मतभेद है। कुछ लोग इसे 13वीं शताब्दी का मानते हैं और कुछ लोग इसे 16वीं 17वीं शताब्दी की, क्योंकि इनके अंदर क्या है, कुछ पन्ने प्रक्षिप्त किए गए आगे और पिछले वाले। तो उस हिसाब से जिसने जो लिखा, तो एक इसमें विवाद पैदा हो गया कि भाई क्या ये सही है, क्या ये गलत है। जगनीकृत प्रमाल रासो आला के रूप में ही पहचाना जाता है। आला लोकगान की शैली है
विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। जगनिक संभवतः परमाल और पृथ्वीराज के समकालीन 12वीं शताब्दी में थे। विजयपाल रासो के रचयिता का नाम नल सिंह है, नल सिंह विजयपाल रासो। ठीक है, तो उसको आप याद करें शॉर्ट ट्रिक में, तो विन याद रख लेना, वी न विजयपाल रासो नल सिंह। इसमें जो लड़ाई विजयपाल ने पंग राजा से की थी उसका वर्णन है। विजयपाल रासो के रचयिता का नाम क्या है जी? नल सिंह। और विजयपाल जी की लड़ाई किसके साथ हुई थी? पंग राजा के साथ हुई थी। मिस्र बंधुओं ने इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी ही माना है। ठीक है जी। भाषा शैली पर विचार करने से यह रचना परवर्ती लगती है। ठीक है जी, पूर्ववर्ती नहीं, परवर्ती, बाद की लगती है। हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जय चंद्रिका अभी उपलब्ध नहीं है। हमीर रासो उपलब्ध नहीं है, जयचंद्र प्रकाश उपलब्ध नहीं है। ठीक है जी, और जय मयंक जय चंद्रिका उपलब्ध नहीं है। हमीर विषय एक पद्य प्राकृत पैंगलम में ही अवश्य मिलता है। ऊपर हमने पढ़ा था प्राकृत पैंगलम, है ना जी। प्राकृत पैंगलम किसकी रचना है ये आप बताइए। ठीक है जी, एक प्राकृत व्याकरण के बारे में पढ़ा और एक प्राकृत पैंगलम के बारे में पढ़ा है। ठीक है जी, इसके बारे में शुक्ल जी का विश्वास है कि वह हमीर रासो का ही है। ठीक है जी, हमीर रासो का ही है। कुमार रासो के रचयिता दलपति विजय है ना, तो इसको खुद से याद रख लो। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय है। इसमें 9वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन है, लेकिन मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप और राज सिंह का भी वर्णन है। लेकिन मेवाड़ के राज सिंह का भी वर्णन है। इससे प्रकट होता है कि ये रचना 17वीं शताब्दी के आसपास की है। देखो जी, खुमान रासो के रचयिता का नाम क्या है? दलपति विजय है। इसमें 9वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन है, लेकिन साथ में मेवाड़ के परवर्ती शासक यानी कि बाद के शासक महाराणा प्रताप और राज सिंह का भी वर्णन कर दिया गया है। तो अब शुक्ल जी ने जो 12 ग्रंथ लिए हैं उसमें खुमान रासो भी डाल दिया उन्होंने, है ना। तो अब इससे ये एक कन्फ्यूजन वाला मामला है, कंट्रोवर्शियल मामला है कि भाई इससे प्रकट होता है ये रचना तो 17वीं शताब्दी के आसपास की है। ठीक है जी। तो पृथ्वीराज रासो, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज राउस आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य का रचना काल और इसका मूल रूप भी सर्वाधिक विवादास्पद है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के अतरंग बताए जाते हैं। ठीक है, बड़े ही मित्र थे। तो अब वापस इस लाइन को पढ़ते हैं। यदि आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य जो अगर पूछा जाए तो पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो है। और साथ ही इसके मूल रूप भी सर्वाधिक विवादास्पद है। और क्यों विवादास्पद है? क्योंकि कुछ लोगों ने इसे प्रामाणिक माना है, कुछ लोगों ने अर्ध प्रामाणिक माना है, किसी ने अप्रामाणिक माना है। ठीक है ना जी, तो इसलिए ये विवादास्पद भी माना जाता है। तो प्राच्य विद्या के यूरोपीय पंडितों ने इस ग्रंथ से मध्यकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालने की आशा बांध रखी थी और उन्होंने इसको क्या है प्रकाशन करवाना शुरू करवाया था कि चलो इसको प्रकाशन करवाते हैं। और मध्यकाल के इतिहास में कौन कौन वगैरह थे, तो ये इतिहासकारों ने कहा कि भाई प्रकाशन करवा के मध्यकालीन राजा वगैरह की सबकी स्थिति, उनके युद्ध का, उनके राज्य का, है ना, वो पता चले। परंतु यहाँ पर आ गए डॉक्टर वुलर जी, और वुलर जी को लगा कि भाई ये तो क्या है कि जब वो वहाँ सर्च कर ही रहे थे कि इसकी तिथियाँ, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं वो कहीं मिसमैच हो रही है, उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये बराबर है। ठीक है ना कहीं इसमें कुछ कपोल कल्पित घटनाओं को भी जोड़ा गया है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको तो प्रकाशित नहीं कराना है। तो यही लाइन आ गई है कि उन्होंने रासो की तिथियाँ, व्यक्तियों के नाम, इतिहास आदि की घटनाएं जो सम्मत नहीं थी उनके आधार पर इन्होंने तत्काल इस ग्रंथ को प्रकाशित न करने की सिफारिश कर दी। और इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले में है गौरी शंकर के प्रामाणिक नहीं है। ठीक है ना जी। कौन है? गौरी शंकर जी है, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और रामचंद्र शुक्ल जी भी है कि भाई ये प्रामाणिक तो नहीं है। ठीक है जी। बाबू श्याम सुंदर दास जी और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसे प्रामाणिक मानने वालों में है। तो श्याम मोहन जो है ना, श्याम मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, तो श्याम विष्णु जैसे याद रख लो, श्याम मोहन विष्णु याद रख लो। ठीक है नहीं जी। तो इनको प्रामाणिक मानने वालों में से है कि हाँ जी ये तो प्रामाणिक ही है। रासो में मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अब कथानक रूढ़ियाँ क्या होती है, काव्य रूढ़ियाँ क्या होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ।
ये कथानक और काव्य रूढ़ियाँ जैसे बिजली का चमकना, आकाशवाणी होना, पशु पक्षियों द्वारा बात करना, कई जाते हैं और अचानक पेड़ बोलने लगता है, या पशु पक्षी कोई जानवर आता है हमें ये सूचना देता है ना, कोई यानी कि ऐसी घटनाएं जो बिल्कुल फैंटेसी से रिलेटेड हो, वो कथानक रूढ़ी है। हम बचपन में पढ़ते थे ना कि भाई कहने का मतलब कि वहाँ वो गया था, उस किले के अंदर अचानक मूर्तियाँ बोलने लगी, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि भाई वो ये वाला राजा है, या इसके साथ में तुम्हारा मिलन होगा, फिर आप वहाँ चले जाओ ने परियाँ आ जाएगी। ऐसा सब कुछ जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, वो कथानक रूढ़ियों में आते हैं, काव्य रूढ़ियों में आते हैं। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। इसमें चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। रासों में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन किया गया है। रासों में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्ध और विवाह का वर्णन किया गया है। वीर और श्रृंगार रासों के प्रमुख रस है, वीर और श्रृंगार रासों इसके प्रमुख रस है। यद्यपि इसका प्रधान रस जो है वीर ही माना जाएगा, इसका प्रधान रस है जो वीर ही माना जाएगा। रासों में नायिका का नक्शिक वर्णन आता है, सेना के प्रयाण आते हैं, युद्ध षड ऋतुओं आदि का सुंदर वर्णन आता है, ठीक है जी। और चंद्रबरदाई ने अनेक मन स्थितियों का चित्र खींचने में सिद्ध है। यद्यपि वे विविध छंदों के प्रयोग में कुशल है, परंतु छप्पय उनका प्रिय छंद है। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न अभी आया है। चंद्रबरदाई का प्रिय छंद क्या है? छप्पय है। ये कई बार पूछा गया है, और इस बार भी एग्जाम के अंदर जो अपना सहायक आचार्य का प्रश्न था, क्या पेपर था, उसके अंदर ये प्रश्न आया है, ठीक है जी। तो छप्पय उनका प्रिय छंद है, अपना छंद है। बिशलदेव रासों के रचयिता का नाम नरपति नाल है। बिशलदेव रासों के रचयिता का नाम क्या है जी? नरपति नाल। पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना 1155 ईस्वी में हुई थी, किंतु मोतीलाल मनेरिया के अनुसार इनकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई होगी। बिशलदेव रासों में शाकंभरी नरेश बिशलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। बिशलदेव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी जो है आपका बेस तैयार करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कोई है पढ़ने के लिए शुरुआत के अंदर तो एनसीईआरटी है। आप पढ़ रहे हैं सरसा क्लासेज के अंदर एनसीईआरटी, और इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप साथ साथ इसको पढ़ने के बाद स्वयं इसका रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये किताब पुरानी है, शायद मार्केट में अवेलेबल नहीं हो, परंतु सरकारी किताब है, तो इसको सेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये मिल जाएगी किताब। बिशलदेव रासों के रचयिता का नाम क्या है जी? नरपति नाल। और इनकी रचना जो है 1155 में हुई थी। बिशलदेव रासों के रचयिता का नाम नरपति नाल, रचना 1155। जितनी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ समझ लीजिए, वो इतनी बार इम्पोर्टेंट है, और बार बार सुनने से कान में लगा दो डाउनलोड करके। बिल्कुल कम जो होती है इसमें 144 जो भी कहते हैं 144 270, ठीक है जी, वीडियो क्वालिटी, तो उसमें आप डाउनलोड कर लो, सुनने का मज़ा लो, ठीक है जी। बार बार सुनोगे तो वो याद हो जाएगी। हम एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत हो। 1155 बिशलदेव रासो नरपति नाल, ये याद हुआ। और शाकंभरी नरेश बिशलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह। बिशलदेव रासो की शादी कहाँ हुई? राजमती के साथ, ठीक है जी। और प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है, प्रधानतः श्रृंगारी काव्य, ये मैंने आपको बताया था। बिशलदेव रासो और विद्यापति की पदावली, ठीक है ना जी। तो ये रासों का इनका प्रधान जो श्रृंगारिक जो इनकी प्रवृत्ति है ना, वो श्रृंगारिक और पहेलिया है। तो इसमें रासों प्रधान रासों के अंदर नहीं, युद्ध वर्णन और वीर रसात्मक नहीं है, ये आप ध्यान रखना। बिशलदेव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है, इतना ध्यान रखना जी। आदिकाल के अन्य कवि विद्यापति। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ, 12 मासा वर्णन तो सबसे पहले मिलता है, तो ये बताएंगे आप ढूंढ के कमेंट के अंदर कि भाई ये इसमें कौन से महीना सबसे पहले लिया गया है? चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक है ना। तो ये इसमें से कौन सा महीना सबसे पहले लिया गया, ये आप देख के मुझे बताइए कमेंट के अंदर। मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का। आदिकाल के अन्य कवि के बारे में हम पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, जिससे आपको इसको समझने का मौका मिले।